हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 15वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 15वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 15वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस 15वें मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 15वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1928 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1931 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1935 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1940 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था वर्ष 1931 में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 225, ऑप्शन सी है 238 और ऑप्शन डी है 250। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का काल कितने वर्षों का होता है। तो मेरे भाई याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज हमने ग्रुप डी एग्जाम के लिए 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मेरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा।
आपसे पूछा गया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है। ऑप्शन ए मुगल शैली में, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली में, ऑप्शन सी है नागर शैली में और ऑप्शन डी है फारसी शैली में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हुमायूं का मकबरा मुगल शैली में बना हुआ है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पौधों में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पौधों में पानी के परिवहन के लिए जाइलम ऊतक जिम्मेदार होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। ऑप्शन ए 60 वर्ष है, ऑप्शन बी है 62 वर्ष है, ऑप्शन सी है 65 वर्ष है और ऑप्शन डी है 70 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पास है, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के पास है, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के पास है और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है। तो मेरे भाई ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1945 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1950 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1965 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि रोल एक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, रोल एक्ट एक्ट पारित हुआ था वर्ष 1919 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर WHO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क को, ऑप्शन बी है CPU को, ऑप्शन सी है रैम को, और ऑप्शन डी है मॉनिटर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है होमी भाभा और ऑप्शन डी है सीवी रमन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है एपीजे अब्दुल कलाम। तो 17 प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है लता मंगेशकर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सा पौधा जाना जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस पौधे को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जूट का जो पौधा होता है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड या फिर हम बोल सकते हैं कि BSNL वर्ष 2000 में स्थापित हुआ था। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पेनिसिलिन का आविष्कार किया था वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है किलोबाइट और ऑप्शन डी है मेगाबाइट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई होती है बिट। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है सरोजिनी नायडू। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 25 में से लगभग 22 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।